नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 28 जुलाई 2020 और आज के इस वीडियो में हम 28 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करना हो पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं और इसे बार बार पढ़ सकते हैं। मान के चलिए आप इसे दिन में अगर 1 से 2 बार रिवीजन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो चीज़ें याद रह जाती है हमेशा के लिए। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आप जानते हैं उसमें करंट अफेयर्स 5 से 10 पूछे जा रहे हैं। अब जो लेटेस्ट पैटर्न है, करंट अफेयर्स की मात्रा काफ़ी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें। और इसमें जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर की दिए गए हैं और कई सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। तो कभी कभी जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो सीधे ना पूछे जा करके थोड़ा घुमा करके पूछते या उनसे संबंधित अन्य जानकारियाँ पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जानकारी भी आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे कि 10 प्रश्न की बजाय आपके प्रत्येक वीडियो में 20 से 30 प्रश्न कवर हो जाएगा। और इस प्रकार अगर पूरे मंथ में अगर आप देखें तो 500 से 600 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये आप वीडियो को देखें और इसे स्किप ना करें और पूरे अंत तक वीडियो को देखें। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल ऑनलाइन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या डिमांड है या हमें अपने वीडियो में क्या बदलाव करनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? वेन वॉज कारगिल विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? 24 जुलाई, 27 जुलाई, 23 जुलाई या 26 जुलाई? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है, कल ही मनाया गया है। और प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका पूरा डिटेल्स आइए हम देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को देश भर में ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। किसकी सफलता में? ऑपरेशन विजय की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ऑपरेशन विजय कारगिल के लिए किया गया था। ठीक है, और 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपना क्षेत्र को जीता था। पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को तोड़ना था। तो अगर लद्दाख और कश्मीर का बात करें तो इसके बीच में ही है कारगिल। तो ये क्या, जब आप यहाँ पर कोई भी आतंकवादी संगठन या कोई भी अगर इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो लद्दाख और कश्मीर के बीच रास्ते में है ये, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप कश्मीर पर भी जो है अपना आधिपत्य रख पाएँ। तो ऐसे केस में क्या है, आपको बीच का जो जगह है वहाँ पर भी अपना कब्जा रखना पड़ेगा, तभी जो है आप दोनों जगह पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, तो ये घुसपैठियों ने जो है उस पर कब्जा कर रखा था। तो 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय के नाम से, जिसमें कि लगभग 527 जवान शहीद हो गए थे हमारे। और यह एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि भी हासिल हुई हमें, लेकिन हमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था इस ऑपरेशन का, कि जो कश्मीर और लद्दाख के बीच जो संपर्क को तोड़ा गया था उसे फिर से स्थापित करना। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि 26 जुलाई 1999 को हुआ था कारगिल और युद्ध, और 26 जुलाई को जो है प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। कौन सा ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय नाम था। ठीक है, और हमारे 527 जवान उसमें शहीद हो चुके थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के कोलकाता से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है? कंटेनर ट्रेन क्या होती है? मालगाड़ी ट्रेन जो सामान को लेकर जाती है। तो भारत के कोलकाता से किस देश के लिए जो है कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव। देखिए दोस्तों, हर कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न आपको याद रहे, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो
ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस क्वेश्चन में देखें तो श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो मार्ग है वह समुद्री मार्ग है, तो ट्रेन जा नहीं सकती, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, पहला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मालदीव है, ये भी समुद्र के बीच में, तो यहाँ पर भी जो है ट्रेन जा नहीं सकती, खत्म। अब दो ऑप्शन बच गए, तो नेपाल और बांग्लादेश। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा जगह जो है कलकत्ता के नज़दीक है, तो कोलकाता के जो नज़दीक है कलकत्ता के, वो है बांग्लादेश। नेपाल तो है नहीं, क्योंकि नेपाल बिहार और यूपी के नज़दीक है, तो कोई भी ट्रेन को अगर कलकत्ता से क्यों लेकर जाया जाएगा नेपाल, तो नेपाल का जो सबसे नज़दीकी सीमा है, वहाँ के जो सबसे नज़दीकी जगह है, वहाँ से ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका अच्छा ऑप्शन है कोलकाता। तो कोलकाता से जो है बांग्लादेश के लिए जो पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। यही पहली ट्रेन है जो रवाना की गई है और इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। यह कंटेनर जो है 60 कंटेनरों वाली मालगाड़ी थी, जो कि कोलकाता से बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। अभी तो फिलहाल मालगाड़ी ही है जो सामान के लिए है, ढुलाई के लिए। बाद में पैसेंजर के लिए भी हो सकता है रेलवे जो है स्थापित करे, या तो दोनों देशों के जो है मित्रता पर निर्भर करता है, दोनों के देशों के संबंध पर निर्भर करता है कि वो कैसा संबंध है दोनों के बीच में। ठीक है, भारत ने पड़ोसी देशों से रिश्तों को सुधारने और नई संपर्क नीति स्थापित करने के उद्देश्य से इस ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ट्रेन चलाया गया है था, जो कि अभी बंद हो चुका है काफ़ी समय से। ठीक है, अभी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलाया गया है, और कहाँ से, कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता जो है सबसे नज़दीकी स्टेशन है, ठीक है, बांग्लादेश का। इस मालगाड़ी को कोलकाता के मेजर हरहट स्टेशन के पास से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टर्मिनल से रवाना किया गया है। कहाँ से रवाना किया गया है, मेजर हरहट स्टेशन के पास से जो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ के टर्मिनल से इसे रवाना किया गया है। यह मालगाड़ी भारत के नेहाटी, रानाघाट और गेंडे, जबकि बांग्लादेश के दर्शना और इसुर्दी होते हुए बंगबंधु पश्चिम स्टेशन पर पहुंचेगी। बंगबंधु स्टेशन बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 117 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ढाका के काफ़ी करीब तक यह पहुंचा रही है। तो ये जो है ये किसने किया है, भारत सरकार ने किया है रेलवे की सहायता से। क्यों किया है, तो दोनों देशों के बीच जो है संपर्क नीति में सुधार लाने के लिए, ताकि दोनों के बीच संबंध जो और मधुर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसके आसपास जो भी पड़ोसी हैं वो उससे युद्ध ना करें, क्योंकि युद्ध बार बार करने से क्या होती है, उन्हें परेशानी होती है। तो आपस में अगर अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो उससे क्या होगा, दोनों को ही फायदा पहुंचता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे देशों से निश्चिंत रहते हैं कि ये देश हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना इधर पीएम मोदी से भी जो है पिछले 1-2 सालों में काफ़ी संपर्क रहा है, और आप देख भी सकते हैं कि इनका जो है 1-2 बार मिलना भी हो चुका है। और इतना ही नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी कोशिश की है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश से जो है काफ़ी अच्छा संबंध बनाया जा सके, और ये उसका एक नतीजा भी है, एक शुरुआती कदम भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लॉन्च पुस्तक द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है। सेंचुरी का क्या अर्थ होता है, सेंचुरी 100 वर्षों को सेंचुरी कहा जाता है, 10 वर्षों को दशक या डिकेड कहते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक में क्या है, द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है, नेफ्यू डिग्रेडॉन, मार्क हेनिक्स बॉम, लॉर्सिस बिनस्टॉक और विंसन हेनरी। तो इसके जो लेखक हैं वो है मार्क हेनिंग्स बॉम। और ये जब पेंडेमिक सेंचुरी है, यह किस बारे में है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द ए हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉन्टेगियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। ए हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल, पूरे दुनिया भर में जो भी महामारी है उनका विवरण है इस किताब में। कब से, स्पेनिश फ्लू
से लेकर कोविड-19 तक। स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले हुआ था, ठीक है, कहाँ पर? स्पेन में हुआ था और काफ़ी बड़ी महामारी रही है। और उस वहाँ से लेकर ये कोविड-19 2020, तो इतने जो 100 साल हैं इनका जो है पूरी हिस्ट्री बताई गई है। पूरी दुनिया भर में जितनी भी महामारियाँ फैली हैं उन सब के बारे में इस किताब में जिक्र है, ठीक है। इसलिए यह किताब का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है, ठीक है, क्योंकि इसका जो हेडिंग है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अगर इसका हम देखेंगे हिंदी में नाम, तो पेंडेमिक सेंचुरी, मतलब महामारी का 100 वर्ष, ठीक है। और इसे लिखा किसने है? मार्क हेनिग्सबॉम ने। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लेखक मार्क हेनिग्सबॉम ने अपनी नई पुस्तक द पेंडेमिक सेंचुरी लॉन्च की है। इस पुस्तक में वर्ष 1918 से लेकर अब तक की सभी महामारियों पर मुख्य फोकस किया गया है। इस पुस्तक में 1924 के न्यूमोनिक प्लेग, 1930 के तोता बुखार महामारी, SARS, इबोला, जीका और कोविड-19 जैसी विश्व महामारी के बारे में लिखा गया है। हेनिग्सबॉम ने इस पुस्तक में विश्व चिकित्सा प्रगति की बेहद चुनिंदा तकनीकों को विनाशक महामारी के सामने हमेशा लाचार पाया है, ठीक है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें और याद रखें कि द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो मार्क हेनिग्सबॉम, ठीक है। और ये किसके बारे में है? तो 1918 से लेकर के 2020 तक की सभी महामारियों पर फोकस किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या ओडिशा? तो इसका सही जवाब है हरियाणा करेगा। अगला जो है खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हरियाणा करेगा। और ये जो है चौथी बार है, चौथी मेजबानी हरियाणा करेगा। तीसरी जो मेजबानी है वो आसाम ने की थी और चौथी मेजबानी हरियाणा करेगा। हरियाणा को क्यों दिया गया है? यह एक बहुत ही खास है, क्योंकि हरियाणा का जो प्रदर्शन है वह बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा है केंद्रीय इस पदक के मामले में, क्योंकि हरियाणा ने दूसरे नंबर पर जो है काफ़ी पदकें जीती थी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, देखिए आपके पास एक और पॉइंट है, इसे ये भी याद रखने वाले बात है कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ने 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य को सौंपी है। खेल मंत्री ने हरियाणा के KIYG के तीनों संस्करण में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करने का मौका हरियाणा राज्य को दिया है। हरियाणा ने 2018 में 102 पदक, 2019 में 159 पदक और 2020 में 200 पदक जीते थे और देश का मान बढ़ाया था। तो चौथी बार की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम की हरियाणा करेगा, ठीक है। और केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, 1% भी सीख रहे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज का जो 5वां प्रश्न है वह है, किस राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर KAPP-3 को चालू किया गया है? तीसरा रिएक्टर और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ। तो किस स्टेट में है यह सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसका जो है तीसरा रिएक्टर चालू किया गया है? कई सारे रिएक्टर होते हैं और ये तीसरा रिएक्टर है। रिएक्टर क्या होता है? जहाँ पर फ्यूजन किया जाता है यूरेनियम का, जिससे कि बिजली उत्पादन की जा सके। तो ये जो किया जा रहा है यह कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार में? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। तो आपके पास यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। तो काकरापार
परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? गुजरात में है। इसका तीसरा सबसे बड़ा जो है संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधे तौर पर पूछा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा जा सकता है। आइए इसके फैक्ट्स के बारे में जानें। गुजरात राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर KAPP-3 काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट 3 को चालू किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। ठीक है, 700 मेगावाट। आप जान सकते हैं कि पिछले इसी महीने में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। वह सिर्फ 6 मेगावाट का था। एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाया गया था, वह सिर्फ और सिर्फ 6 मेगावाट का था और यह 700 मेगावाट का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और क्या है कि जो सौर ऊर्जा होती है वो काफ़ी कम जो है बिजली उत्पादन करती है, जो एटॉमिक पावर से चलती है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो रहता है रिएक्टर, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा क्षमता जो है उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा की जाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक ऊर्जा संयंत्र कितना है। और हम जो घरों में आमतौर पर यूज करते हैं वो 1 किलोवाट होता है बस। ठीक है, और 1 मेगावाट में होता है 10⁻⁶ मेगावाट। ठीक है, अगर 1000 मान कर चलें तो 1000 घर, यानी कि 700 इंटू 1000 घर आप जो है कर सकते हैं। तो इससे जो है इतने घरों में जो है बिजली दी जा सकती है, लगभग 7 लाख घरों में बिजली दी जा सकती है। ठीक है, एक घर की क्षमता कितनी होती है? आमतौर पर एक घर में 1 किलोवाट, और यह है 700 मेगावाट, और 1 मेगा में होता है 1000 किलोवाट। ठीक है, तो 700 इंटू 1000 करेंगे तो 7 लाख घरों में जो है बिजली पहुंचाई जा सकती है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यह देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है जिसकी कुल क्षमता 700 मेगावाट की है। इस संयंत्र के पहले प्लांट को 1993 में स्थापित किया गया था और दूसरे प्लांट को 1995 में, जबकि तीसरे प्लांट की शुरुआत जून 2010 में हुई थी। और अब पूरी कब हुई है? 2020 में। तो काफ़ी समय भी लगता है इसमें। वर्ष 2020 में इसके तीसरे पावर प्लांट निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसने काम करना शुरू कर दिया है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? जून 2010 में। तो आपसे क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि 2020 में जो प्लांट शुरुआत हुआ, तीसरा प्लांट काकरापार का, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जून 2010 में। और सबसे पहला प्लांट कब बैठा था? 1993 में, दूसरा 1995 में, और तीसरे प्लांट की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन काम करना इसने शुरू किया है 2020 में, जुलाई 2020 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम किसने जीता था? Who won the Chess 960 event of 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल? जी आकाश, डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद या पी हरिकृष्ण? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पी हरिकृष्ण। पिछले कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता था? तो वो जी आकाश ने जीता था। यहाँ ऑप्शन दिया गया है तो आप कंफ्यूज करेंगे और जी आकाश को टिक मारेंगे, जबकि याद रखना ये ग्रैंड मास्टर उनका जीता था और ये है 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव। ठीक है, तो किसने जीता है? पी हरिकृष्ण। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्ण ने स्विट्जरलैंड में चल रहे 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता है। उन्होंने जर्मनी के युवा खिलाड़ी विंसेंट कैमर को अपनी सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए 37 साल में हराकर यह जीत अपने नाम दर्ज की है। इस जीत से विश्व में 26वें रैंकिंग के हरिकृष्ण 18.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पोलैंड के रोडोस्लाव वोजास्कोजेक, सॉरी थोड़ा सा ये जो है पोलैंड लैंग्वेज है, तो वोजास्कोजेक 20.5 अंक लेकर शीर्ष में। और दूसरे नंबर पर कौन है? पी हरिकृष्ण। उनके कितने मार्क्स हैं? 18.5 और
राडोस्लाव के 20.5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो पी हरिकृष्ण ने 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जीता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मालदीव ने 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जुलाई को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो मालदीव कब आज़ाद हुआ था? 26 जुलाई को। भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मालदीव के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट दिन है। तो इन्होंने जो है अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ष 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पड़ोसी देश मालदीव को शुभकामनाएं दी और अपने राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, यानी कि जब से जो है मालदीव आज़ाद हुआ तब से संबंध बना के रखा है और ये 55वां ही है और उसकी वर्षगांठ भी मनाई। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। और वहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? मालदीवियन रुपया। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत, कौन से ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक, यानी कि 6200 किलो, सॉरी एक टन में 1000 किलो, तो लगभग 6200 किलो जो है आवश्यक दवाएं और 600 टन खाद्य पदार्थ मुहैया करवाए हैं। कोविड-19 के महामारी के दौरान जो है भारत सरकार ने यह मदद की है। तो आप देख सकते हैं मदद से क्या होता है, दो देशों के बीच संबंध मधुर बनाए जाते हैं ताकि एक दूसरे को काम आए और जब भी युद्ध या कोई भी ऐसी परेशानी हो तो वो एक दूसरे को साथ दें। ठीक है, ये एक तरह से डिप्लोमेसी रूल है, कूटनीति है, ताकि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे से संबंध बना करके रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अमित शाह ने KVIC की कुम्हार, सॉरी ये कुमार लिखा हुआ है, आप इसे कुम्हार पढ़ें, जो पॉटर होते हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक पावर व्हील का वितरण किया गया है? तो हम जानते हैं कि जो कुम्हार होते हैं, जो पॉटर होते हैं, वो पुराने मॉडल अभी यूज करते हैं, वो चाक वाले मॉडल यूज करते हैं और जो भी मिट्टी के बर्तन होता है तो वो हाथ से ही बनाते हैं। और ये लेकिन अमित शाह ने जो है इन कुम्हार के सशक्तिकरण के लिए जो है इलेक्ट्रिक जो है पॉटर व्हील्स जो है बनाए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो कितनी संख्या में किए? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स क्या होते हैं, पहले ये हाथों से चलाना पड़ता था, अब ये मशीन से चलेगा तो काम और तेज होगा। तो कितने पॉटर व्हील जो है बांटे हैं अमित शाह ने? तो 100। ठीक है, अभी शुरुआत में 100, आगे भी योजना है ताकि उन्हें और भी ज़्यादा मिले। ये है वो पॉटर व्हील, आप देख सकते हैं। ठीक है, और पुराने मॉडल की आप जाकर के कहीं पे भी देख सकते हैं, अगल बगल आपके यहाँ कोई हो या फिर जो है यूट्यूब पर आप देख सकते हैं जो पुराने मॉडल का हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात के प्रशिक्षित कारीगरों के लिए 100 इलेक्ट्रिक पावर व्हील वितरित किए हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने और उसमें उत्पादकता में सुधार लाने के लिए इसे शुरू किया गया है। क्यों किया गया? देखिए क्या है कि पहले तो अभी के समय में जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी ढीली पड़ गई है, रोजगार हमारा जो है काफ़ी कम है। उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण क्या है कि हम ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें आयात करते हैं। तो जब ज़्यादातर चीज़ें आयात होती है और यदि वो सस्ते में मिले तो लोग सस्ते चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, तो जो भारत के नागरिक हैं उनका रोजगार कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो जब उनका रोजगार प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं वे सरकार पर आश्रित होते हैं। तो सरकार ऐसे जो है प्लान्स लाती हैं लोगों के लिए कि लोगों को जो है सशक्तिकरण हो, लोगों को अपना रोजगार मिले। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांस के बॉटल, संडे को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में बात भी की है कि आसाम के कई लोगों ने बांस के बॉटल जो है, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है,
ताकि हम दूसरे देशों की जो है अर्थव्यवस्था को ना बढ़ा करके अपने पर ज़्यादा ध्यान दें और जो आयात हो वह बहुत ही कम से कम हो। हमारा ज़्यादातर आयात चाइना प्रोडक्ट से होता है, चाइना होता है, तो चाइनीज जो प्रोडक्ट होते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान होते हैं। और जब इस दौर में हमने देखा कि कहीं ना कहीं चाइना हमारे लिए नुकसान कर रहा है, हमारे ही पैसों से कहीं ना कहीं वो हमें जो है कमज़ोर कर रहा है, तो इसलिए एक तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं सरकार द्वारा, ताकि एक तो लोगों को रोज़गार भी मिले जो छिन गई हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और दूसरा ये है कि हम आत्मनिर्भर भी बने। चलिए, वर्ष 2018 में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने कुम्हार समुदाय को सशक्तिकरण करने के लिए कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की थी। आइए, अगला प्रश्न है, सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया? सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया? आप जानते हैं कि भारत के रहने वाले लोग जिनका जन्म कभी विदेश में हुआ या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है भारतीय रहे हों, तो उन्हें भारतीय मूल कहा जाता है कि वो भारतीय मूल के हैं। और ये लोग जब विदेशों में कुछ अच्छा काम करते हैं तो इससे देश को भी गर्व होता है। ठीक है, तो तो यहाँ भारतीय मूल की जो एक नर्स है जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया है, तो वो नर्स कौन है, कहाँ पर नामित किया गया है? सिंगापुर देश में। तो उनका नाम क्या है? नेहा डर्निया, पायल श्रीवास्तव, कला नारायण सामी या सुलोचना गुलमुखी? तो सही जवाब है कला नारायण सामी को जो है, जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें सिंगापुर देश की तरफ से राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया। क्यों किया गया है, आइए देखते हैं इन्होंने कौन से काम किए हैं। सिंगापुर में रहने वाली 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी के 20 नर्सों द्वारा मरीजों की बेहतर तरीके से देखभाल के लिए कुल 5 नर्सों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से नारायण सामी एक है। ठीक है, तो अपनी सेवा के लिए जो है ये जानी गई नारायण सामी, और इससे विदेशों में भी एक प्रचार होता है कि भारत के लोग सेवा के लिए काफ़ी जो है तत्पर हैं, वो इंसानियत के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का भी नाम इससे ऊंचा उठता है। प्रत्येक नर्स को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और साथ ही राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा, हलीम याकूब है राष्ट्रपति, एक महिला है। कौन है ये? सिंगापुर देश की महिला राष्ट्रपति हैं हलीम याकूब, द्वारा साइन किया गया एक सर्टिफिकेट और सिंगापुर डॉलर 10,000 सिंगापुर डॉलर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 7,228 अमेरिकन डॉलर, सिंगापुर डॉलर में कितना होगा? 10,000। ठीक है, 10,000 सिंगापुर डॉलर दिए गए और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। कला नारायण सामी वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग की उपनिदेशक हैं। कला नारायण सामी ने साल 2003 में सार्स के दौरान संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में सीखा था। तो प्रेसिडेंट कौन है सिंगापुर के? हलीम याकूब हैं। प्रधानमंत्री कौन है? ली हाइसन लुंग। और जनसंख्या कितनी है? 56.4 लाख 2018 के अनुसार, और वहाँ की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को बताया था, चलिए एक रिवीजन भी करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समृद्धि कालिया जो दुबई में रहती हैं, भारतीय मूल के, इन्होंने 100 योगासन किया था, वो भी कितने समय में? 3 मिनट 18 सेकेंड में, और इनसे जो है इनका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ। समृद्धि कालिया आप पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं और रिवीजन भी करें। मेरी कोशिश यह रहेगी कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ताकि आप लोग का कोई भी करंट अफेयर्स ना छूटे। किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं? ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट शिवराज सिंह चौहान वाज फाउंड टू बी कोरोना वायरस पॉजिटिव? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार या मध्य प्रदेश? तो आप सभी जानते हैं शिवराज सिंह चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया 2-3 दिन पहले ही, और अब अभी जो है फिलहाल किसको सौंपा गया? तो आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया, और वो कहाँ कहाँ की राज्यपाल हैं? यूपी की और एमपी की। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस पॉजिटिव पा गए,
जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य टीम की अध्यक्षता में चिरायु अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। इससे पहले उनके मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और साथ ही उनके कुछ स्टाफ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी भाजपा अध्यक्षों से गुजारिश की है कि वो अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाएं और देश हित के लिए अपना सहयोग दें। तो दोस्तों, आप भी अभी कोरोना के काल में अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, हमारी आपसे यही है रिक्वेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ इस वीडियो को देखें ताकि हमें जो है प्रोत्साहन मिले। और आप अपनी कोई भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही।